बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने देखना है कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर किस तरह से हो रहा है। ठीक है, इससे पहले हमारी थोड़ी सी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन किस तरह से हो रही है और इंटरमीडिएट टर्म रेगुलेशन किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म जो रेगुलेशन है उसमें हमने बहुत सारे रिफ्लेक्सेस पढ़े थे पिछली वीडियो में। उसमें क्या था कि बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स एंड बहुत सारे रिफ्लेक्सेस थे। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, उसके बाद वेन ब्रिज रिफ्लेक्स, एट्रियल एंड पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस। तो वो सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कराते हैं ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसके बाद जो इंटरमीडिएट टर्म के लिए रेगुलेशन होती है वो कौन सी चीज़ें कराती हैं, उसमें आ जाती हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ वेसल्स। ठीक है, इसके अलावा इसको हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म कहते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो जो वेसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं और फिर वो प्रेशर को ऑफ कोर्स चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म होता है, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म होता है। ये दोनों इंटरमीडिएट टाइम पीरियड के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रीनल बॉडी फ्लूइड मैकेनिज्म है और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म है। बोथ आर कंट्रोल्ड बाय किडनी, ऑफ कोर्स रीनल कंट्रोल है इनका। ठीक है, तो किडनी हमारे पास क्या क्या कर सकती है। एक तो कंट्रोल कर सकती है बीपी को या आर्टेरियल प्रेशर को बाय कंट्रोलिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा कंट्रोल कर सकती है बाय रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन और रास सिस्टम। ठीक है, किस किस तरह से कर सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकती है या रास से कर सकती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को किस तरह से कंट्रोल करेगी और रास से किस तरह से कंट्रोल करेगी, इसको हम पहले थोड़ा सा अब हम ओरिएंटेशन ले लें कि डायूरेसिस, नेट्रियूरेसिस और रीनल आउटपुट कर्व क्या होता है, फिर इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर डायूरेसिस क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट इंक्रीज हो जाए, आउटपुट ऑफ यूरिन ऑफ कोर्स, या आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इंक्रीज हो जाए, आउटपुट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाए बाय इंक्रीजिंग आर्टेरियल प्रेशर, और आउटपुट ऑफ सॉल्ट इंक्रीज हो जाए बाय इंक्रीजिंग आर्टेरियल प्रेशर, तो इसे क्या कहते हैं, नेट्रियूरेसिस। इसी तरह से कैली यूरेसिस होता है आउटपुट ऑफ पोटेशियम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं रेनल आउटपुट कर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने सारा इन डेप्थ स्टडी करना है। लेकिन ये इसका जनरल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन जनरल ओवरव्यू ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया भी ओवरव्यू ही है। ठीक है, तो ये रेनल आउटपुट कर्व क्या है कि ये वो कर्व है जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द इनपुट ऑफ वाटर एंड द आउटपुट ऑफ वाटर। ठीक है, सोडियम और वाटर का जो आउटपुट या इनटेक है, ठीक है, हम कितना ले रहे हैं, और उसके बाद उसका यूरिनरी आउटपुट क्या है उसका, और आर्टेरियल प्रेशर का रिलेशनशिप बताता है रेनल आउटपुट कर्व। ठीक है, अब आउटपुट और इनपुट जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, आउटपुट और इनपुट जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट करता है टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन और द लेफ्ट डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट डिक्रीज्ड है, और अगर राइट की तरफ मूव करता है तो इसका मतलब है आउटपुट इंक्रीज्ड है। ठीक है, अब जो की डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ लॉन्ग टर्म आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन वो क्या है, रीनल आउटपुट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर एंड इनटेक। ठीक है, तो यही दोनों क्या है हमारे पास की डिटर्मिनेंट्स हैं। अब ये है कि हमारे पास नर्वस और हार्मोनल रोल चीज़ें भी रोल प्ले करें, रिफ्लेक्सेस मैकेनिज्म्स रोल प्ले करें तो कंट्रोल, लेकिन जो किडनी है वो भी रोल प्ले कर रही है। ठीक है, किडनी लॉन्ग टर्म में रोल प्ले कर रही है, ऑफकोर्स अभी हमने देखा है। और इसमें हमने देखा कि सॉल्ट का भी ताल्लुक है, जो सोडियम है ऑफकोर्स वो सॉल्ट की फॉर्म में ही हम लेते हैं। तो अगर नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल ऑल राइट है और किडनीज भी ऑल राइट है, तो जो पर्सन होगा अगर उसको हाइपरटेंशन हो रही है तो वो सॉल्ट इनसेंसिटिव हाइपरटेंशन होगी, यानी वो बहुत कम सॉल्ट ले या बहुत ज़्यादा ले, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्ट इनसेंसिटिविटी होगी उसको। अगर उसके नर्वस, हार्मोनल और किडनी तीनों चीज़ें ओके हैं तो उसको सॉल्ट इनसेंसिटिव होगा वो। उसको आप जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कहेंगे करने का, या इस तरह का मतलब उसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, तो आप उसमें सॉल्ट इनटेक को बढ़ाने या घटाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आर्टेरियल प्रेशर के फॉर्मूला पे। आर्टेरियल प्रेशर ऑफ कोर्स इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट किन किन सिचुएशंस में बढ़ सकता है, हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो तो भी बढ़ सकता है, और हमारे पास वेनस रिटर्न इंक्रीज हो तो भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्लूइड वॉल्यूम पे कि हमारे पास इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमने कहा है ना कि रीनल सिस्टम्स दो तरह से एक्ट करते हैं, एक फ्लूइड वॉल्यूम को मैनेज करके और दूसरा रास के ज़रिए। तो हम पहले फ्लूइड वॉल्यूम को देख लेते हैं कि जो फ्लूइड वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करता है तो उसका क्या मतलब है कि आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है,
आर्टेरियल प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, यानी कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया। इससे क्या होगा और ये किस तरह से मैनेज होगा? जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बढ़ने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किस किस तरह से बढ़ सकता है? या तो प्योर वाटर में इजाफा हो या सॉल्ट में इजाफा हो। प्योर वाटर में अगर इजाफा हो रहा है तो वो उसकी एक्सक्रीशन प्रॉम्प्ट होगी, बहुत जल्दी होगी और ईजिली एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्ट आप ज़्यादा ले रहे हैं तो क्या होता है कि थर्स्ट बढ़ती है, थर्स्ट और एडीएस दोनों बढ़ता है। थर्स्ट की वजह से वाटर इनटेक बढ़ जाता है, ठीक है, और इसकी जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा वो ज़रा टाइम लेता है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल लिविंग सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इमेजिन करें कि हार्ट एक पर्सन का स्टॉप कर दिया है, ठीक है, तो 0% बीटिंग है उसकी, तो हमारे पास जो फिलिंग जो प्रेशर होगा सारी की सारी वेजल्स में, उसको हम क्या कहते हैं? मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर कहते हैं, विच इज़ अबाउट 7 mmHg, ठीक है। तो वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वेनस रिटर्न से हमें पता है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से क्या होगा? एक तो ऑटो रेगुलेशन की तरफ जाएगी और इंक्रीज होगी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट से क्या होगा? इन कंपनसेटरी मैकेनिज्म टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, ऑटो रेगुलेशन के ज़रिए, क्योंकि कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज होने से ऑटो रेगुलेशन होगी, वेजोडायरेटर्स जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और इन दोनों फिनोमेना से क्या होगा कि आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे हम इन जनरल जो रूल कहते हैं वो कार्डियक आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यहाँ क्या हो रहा है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटो रेगुलेशन हुई और वॉशिंग आउट हुई वेजोडाइलेटर्स की। टिश्यूज़ को उतना सप्लाई जा रही है जितनी डिमांड नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन ख़त्म होगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। इसकी वजह से आर्टेरियल प्रेशर बढ़ गया और आर्टेरियल प्रेशर बढ़ने से स्टिमुलेशन हुई यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज़ की, ठीक है, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट की। इस इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट की वजह से ईसीएफ या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो दोबारा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सारा था फ्लूइड वॉल्यूम का मैकेनिज्म। अब हम आ जाते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पे, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास प्रोटीन एंजाइम होता है। रेनिन क्या है? प्रोटीन एंजाइम है रिलीज्ड बाय किडनी टू इंक्रीज प्रीवियसली डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम है, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही और बहुत इजी भी हैं। अगर फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर है। क्या है? डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर है। जब डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर होगा तो हमारी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स में क्या होते हैं? प्रोरेनिन होता है। क्या होता है? प्रोरेनिन होता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या है? मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स हैं। जक्स्ट्रा glomerular cells are modified smooth muscle cells present in efferent arterioles near the glomerulus, ठीक है, नियर द ग्लोमेरुलस मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है। तो इनमें प्रोरेनिन होता है जो स्प्लिट करके बनाता है रेनिन। प्रोरेनिन होगा जो स्प्लिट करके बनाएगा रेनिन इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। जब रेनिन बनाएगा, रेनिन हमारे पास प्रोटीनेशियस एंजाइम है। क्या है? प्रोटीनेशियस एंजाइम है। इसकी थोड़ी क्वांटिटी लोकल फ्लूइड्स में चली जाएगी और इंट्रारीनल फंक्शंस करेगी, और थोड़ी क्वांटिटी बाकी की मेजर क्वांटिटी थोड़ी क्वांटिटी इंट्रारीनल फंक्शंस करती है और ज़्यादा वाली क्वांटिटी ब्लड में एंटर होती है और एक्ट करती है ऑन एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये रेनिन का सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, तो ऑफकोर्स उसका सबस्ट्रेट होगा एक्ट ऑन रेनिन सबस्ट्रेट एंजियोटेंसिनोजन, और इसको कन्वर्ट करती है 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड में। किसमें? 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड यानी एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। अब जो रेनिन है ये वेजो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, इट्स सेल्फ वेजो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ये एंजियोटेंसिन 1 जो जनरेट कर रहा है ये वेजो एक्टिव है और ये कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखती है। कैसा इफेक्ट रखती है? कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट रखती है, ठीक है। ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये फिर मज़ीद स्प्लिट होगा और 2 अमाइनो एसिड्स अलहदा हो जाएंगे और एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा 8 अमाइनो एसिड्स वाला, ठीक है। 10 थे, 2 निकल गए, 8 रह गए, ठीक है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये ब्लड में रहता है और ये अपने इफेक्ट्स शो करता है, ठीक है। इट परसिस्ट इन ब्लड फॉर 1 to 2 minutes और उसके बाद ये जो है डिस्ट्रॉय होता है। उससे पहले ये डिस्ट्रॉय होने से पहले क्या क्या कर लेता है?
ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है और रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कराता है। रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर किस तरह से कराता है? ये एल्डोस्टेरोन को जो है उसके रिलीज़ करवाता है। एल्डोस्टेरोन को जब ये स्टिमुलेट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। जब सॉल्ट एंड वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो ये जो आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज़ हुआ था ये बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, जिसने इस सारे प्रोसेस को स्टिमुलेट किया था वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, इंक्रीज टोटल प्रेशर रेजिस्टेंस, इंक्रीज वेनस रिटर्न। ठीक है, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर सबसे ज़्यादा मेजर इफेक्ट है विच विल अकर इन आवर्स टू डेज। ठीक है, विच विल अकर फॉर आवर्स टू डेज। ठीक है, इसमें हमारे पास उसके बाद जो एंजियोटेंसिन और जेज है ऑफकोर्स इसने डिस्ट्रॉय होने आफ्टर 1 to 2 minutes। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा होगा प्रोसेस। इसके बाद हम आ जाते हैं रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्टिव प्रेशर रिस्पॉन्स एंड टू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये इस सिस्टम को फुली एक्टिवेट होने में कितने मिनट्स लगते हैं? 20 मिनट्स लगते हैं, बट इट इज़ लाइफ सेविंग। ठीक है, ये नर्वस रिफ्लेक्सेस से बहुत ज़्यादा स्लो है लेकिन इट विल बी लाइफ सेविंग इन केस ऑफ हेमरेजेस। ठीक है, अगर हेमरेजेस में हमारे पास जो आर्टेरियल प्रेशर है वो डिक्रीज होकर 50 mmHg तक आ गया है, अगर हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हो तो वो दोबारा मीन आर्टेरियल प्रेशर 83 mmHg तक चला जाता है, लेकिन इसके बगैर ओनली 60 mmHg तक रहता है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है ऑफकोर्स। और एंजियोटेंसिन 2 हमने देखा है कि डायरेक्टली एक्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 हमने पहले देखा था कि वो एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करता है। असल में ये दो तरह से एक्ट कर रहा है, जिस तरह से हमने कहा कि आर्टेरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है बाय इंक्रीजिंग टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड वेनस रिटर्न। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये दो तरह से एक्ट करे, एक डायरेक्टली ऑन किडनीज, ठीक है, और सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करा रहा है बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रीनल वेसल्स। जब रीनल वेसल्स की कंस्ट्रक्शन होगी तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पर जीएफआर कम हो जाएगा तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगी और एल्डोस्टेरोन के रिलीज होने से क्या होगा? इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, इसके बाद इसका रोल देख लेते हैं कि 4 to 6 mmHg इंक्रीज होता है इन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एज मच एज 100-fold इंक्रीज इन सॉल्ट इनटेक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट ग्रेन प्रिंसिपल। इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट ग्रेन प्रिंसिपल कहते हैं कि हमने 100-fold सॉल्ट इनटेक भी बढ़ा दिया तो किडनीज का इतना अच्छा कंट्रोल है कि वो इनफाइनाइटली कंट्रोल फॉर मतलब कहने के लिए कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली वर्चुअली इनफाइनाइटली वो कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, इसके बाद है कि अगर सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा होता है तो ईसीएफ बढ़ जाता है और ईसीएफ के बढ़ने से आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है और आर्टेरियल प्रेशर के बढ़ने से रेनिन एंजियोटेंसिन कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से रिटेंशन भी कम होती है, मोर एक्सक्रीशन होती है और ईसीएफ दोबारा नॉर्मल पे आ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, सारा देख चुके हैं। और एक बात जो रह गई थी कि जो अगर ये वाला चेंज ना हो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ना हो तो ये जो 4 to 6 mmHg इंक्रीज आ रहा है 100-fold सॉल्ट इनटेक इंक्रीज़ करने पे, वो 50 to 60 mmHg होता है। यानी तकरीबन हमारे पास 10% का फ़र्क पड़ता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के होने और ना होने से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर मोर। डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन योर प्रेयर।